अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मेरे बच्चों? बेटा आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 15। नेम है जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। नेम क्या है मेरा बेटा? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जनाब आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है डीएनए, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है बेटा इसका फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड में ये कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए की स्ट्रक्चर पर पूरा नोट लिखें, तो बेटा आपको स्टार्ट से ही लिखना है। ठीक है, डीएनए को स्टार्ट से आप लिखोगे तो वो उसका स्ट्रक्चर माना जाएगा। डन। तो मेरे बच्चों ने टॉपिक स्टार्ट किया। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। और पहला पॉइंट मेरे बच्चों ने डिस्कस किया कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। व्हाट इज हेरिडिटरी मटेरियल? वो मटेरियल जो माँ बाप से कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेड्स को माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल करता है। द मटीरियल विच ट्रांसपोर्ट या विच ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटीरियल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ आ गई? हेरिडिटी क्या है? माँ बाप का अपने बच्चों में अपने कैरेक्टर्स को मुंतकिल करना। गधे का बच्चा गधा होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा। दिस इज हेरिडिटी। दिस इज व्हाट? हेरिडिटी। और ये कैसे माँ बाप अपने बच्चों में अपना डीएनए भेजते हैं बेटा? आधा डीएनए बाप का, आधा डीएनए माँ का होगा, तो बच्चे का कंप्लीट डीएनए बनेगा मेरा बच्चा। क्लियर हो गया? तो पता ये लगा कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। पॉइंट नंबर 2, DNA controls properties and potential and activities of the cell। एक सेल नया नया बना, नया जो सेल बिल्कुल नया बना हो और वो कोई फंक्शन ना सरंजाम दे रहा हो, उसे अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। मैं उस सेल के अंदर चला गया, मैंने कहा भाई तुम अनडिफरेंशिएटेड हो। कहने लगा जी। तो मैं कहा तुमने बड़े होके क्या बनना है? कहने लगा भाई आप एक काम करें, आप मैं साइटोप्लाज्म हूँ, मुझसे मत पूछें, आप अंदर जाएं, न्यूक्लियस में जाकर देखें कि क्या हो रहा है। मैं बच्चों जब न्यूक्लियस के अंदर गया तो पता लगा कि तमाम 46 के 46 क्रोमोसोम्स चुप थे। सिर्फ एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन ऑन थी। मैंने जाकर बोला, मैं क्या भाई तमाम जीन्स सो रही हैं, तुम क्यों जाग रही हो? तो कहने लगी कि भाई मैं ही वो जीन हूँ जिसके एक्सप्रेशन से इस सेल ने रेड ब्लड सेल बनना है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन बनेगी, या वो वाली जीन सारी ऑन थी जो रेड ब्लड सेल बनाने के लिए ज़रूरी है। समझ आई बेटा? तो पता ये लगा कि जो डीएनए है, जो जीन्स हैं बेटा, जीन्स आर शॉर्ट लेंथ्स ऑफ डीएनए। तो जो जीन्स हैं ये कंट्रोल करती हैं प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल से मुराद उस सेल ने बड़े होकर क्या बनना है, उस सेल ने बड़े होकर क्या बनना है। तो जितने फंक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर जितनी प्रोटीन्स बन रही हैं, वो सारी चीजें कौन बताएगा? डीएनए बताएगा बेटा। उस सेल का खास डीएनए बताएगा। अच्छा, अब हमारे हर सेल में तमाम क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, लेकिन जिस सेल ने जो बनना होता है उसमें सिर्फ वही वाले डीएनए की जो जीन्स हैं, वही वाली जीन्स इफेक्टिव होती हैं, वही वाली जीन्स ऑर्डर्स पास करती हैं। जिस सेल ने जो चीज़ बननी हो, जिस सेल ने जो चीज़ बनना हो। तो पता ये लगा कि सेल की प्रॉपर्टीज़ को, सेल की पोटेंशियल को, सेल की एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हेरिडिटरी मटेरियल।
इसी हेरिडिटरी मटेरियल के ज़ेर असर फिर सेल मैच्योर होता जाता है और एक ख़ास फंक्शन वाला सेल बन जाता है, ख़ास न्यूरॉन बन जाएगा, रेड ब्लड सेल बन जाएगा, बोन का सेल बन जाएगा, बहुत समय मसल का सेल बन जाएगा। तो वो उसको कौन इंस्ट्रक्शंस देता है? इंस्ट्रक्शंस डीएनए देता है। इंस्ट्रक्शंस कौन देता है बेटा? डीएनए। एनी प्रॉब्लम हो? जैसा कि हमें मालूम है डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, और कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तवज्जो है भाई? तो जी हाँ, डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पहली का नाम है DAMP। पुत्र स्मॉल डी से मुराद डीऑक्सी राइबो। तो डीऑक्सी राइबो समझ आ गई आपको कि कल मैंने आपको बताया था जिसके सेकंड कार्बन पर 2 H लगे हों तो वो डीऑक्सी राइबोज है। उसके अच्छा, जो राइबोज है उसके सेकंड कार्बन पर HOH था, तो डीऑक्सी राइबोज पर क्या है? HH। तो जी हाँ, स्मॉल डी शो करता है कि इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अच्छा, अब डीऑक्सी राइबोज शुगर आ गई, ठीक हो गया, जिसके सेकंड कार्बन पर H और H है, यानी 2 H लगे हुए हैं, अंदर भी H और बाहर भी H। डन। अब फर्स्ट कार्बन पर क्या लगी हुई थी? नाइट्रोजनस बेस। अगर वो नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है तो एडेनिन और डीऑक्सी राइबोज दोनों मिलकर क्या बना देंगी? एडिनोजीन। एडेनिन और डीऑक्सी राइबोज शुगर आपस में मिलकर क्या बना देंगी? एडिनोजीन। और उसके बाद अगर सिर्फ यहाँ पर 5th कार्बन था तो 5th कार्बन पर अगर सिर्फ 1 अदद फॉस्फेट लगा हुआ है, 1 अदद फॉस्फेट लगा हुआ है, तो सिर्फ एक फॉस्फेट को आप बोलोगे मोनोफॉस्फेट। सिंगल फॉस्फेट को क्या बोलोगे? मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सी एडिनोजीन मोनोफॉस्फेट। अब मैं नाइट्रोजनस बेस बदल रहा हूं, मैं गुआनीन ले रहा हूं, तो डीऑक्सी गुआनोजीन, गुआनोजीन मोनोफॉस्फेट। अब मैं फिर नाइट्रोजनस बेस बदल रहा हूं, साइटोजीन लेने लगा हूं, तो डीऑक्सी साइटाडीन मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सी थाइमडीन, थाइमडीन मोनोफॉस्फेट। तो पता ये लगा कि जनाब अब ये आपस में जुड़ते जाएंगे मेरा बच्चा, ठीक है? तो ये आपस में जुड़ती जाएंगी। तो जब ये जुड़ेंगी तो यहाँ फर्स्ट प्राइम के साथ क्या लगा हुआ होगा? नाइट्रोजनस बेस, और 5th के साथ क्या लगा हुआ होगा? फॉस्फेट। क्या मेरा बच्चा? और यहाँ से फॉस्फेट इसके साथ जुड़ेगी तो डीएनए का स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस चेंज हो सकती है, हमने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है कि अगर एडेनिन आ गई तो अब उसका नाम क्या रखेंगे? डीऑक्सी एडिनोजीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोजीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटाडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमडीन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी थाइमडीन मोनोफॉस्फेट। तो नंबर 1 डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है। नंबर 2 कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। नंबर 3 मेड अप ऑफ 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कौन कौन सी? डीऑक्सी एडिनोजीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोजीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटाडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमडीन मोनोफॉस्फेट। और हाँ, ये आपस में लिंक्ड होती हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। किससे मेरा बच्चा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से।
ये है ये वाला बॉन्ड। पुत्र इस बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसकी डिटेल सेकंड ईयर में है, इसलिए मैं आपको यहां बता नहीं रहा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल बस आपके इस चैप्टर में इतना बताया हुआ है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आपस में जुड़ती हैं इस बॉन्ड से। तो इस बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो मेरा बच्चा ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। और बस अब उसके बाद अगर मैं इसको मज़ीद छेड़ूंगा ना तो हम लोग डिटेल में चले जाएंगे, वो डिटेल फिर सेकेंड ईयर वाली हो जाएगी। समझ आ गई? वो उस वक़्त आपकी बेस बनी होती है तो वो ये इजीली समझ में आ जाता है। खैर जनाब, these nucleotides are linked with one another by phosphodiester linkage. This is phosphodiester linkage. Clear हो गया? In specific sequence to form polynucleotide chains. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक खास सीक्वेंस में जुड़कर, एक खास सीक्वेंस में जुड़कर, मतलब A C T G, एक खास सीक्वेंस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनाती है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो खास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही खास सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स का जिम्मेदार है। तो हमने पढ़ा था कि अगर प्रोटीन एबनॉर्मल हुई तो मतलब उसके अंदर अमीनो एसिड्स एबनॉर्मल, तरतीब एबनॉर्मल है, और अगर अमीनो एसिड्स की तरतीब एबनॉर्मल है तो ज़रूर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब एबनॉर्मल होगी। तो वो कह रहा है कि जनाब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का जो सीक्वेंस है ये बड़ा स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक सीक्वेंस ही स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनवा सकता है। आगे आ गया कि अगर कोई चीज़ दो न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल हो तो उसको डाइन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। अगर तीन न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ें तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, और अगर ढेर सारी जुड़ जाएं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। इजी मेरा बच्चा, दोबारा सुन लें। पॉइंट 1 बेटा हमने ये याद करना है, मैं पढ़ाने नहीं बैठा, मैं आपको याद करवा रहा हूँ। हेरिडिटरी मटेरियल है। नंबर 2, कंट्रोल्स प्रॉपर्टीज एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। नंबर 3, made of 4 kinds of nucleotides, DAMP, DGMP, DCMP, DTMP। याद रखें ये ट्राईफॉस्फेट या डाईफॉस्फेट नहीं है, मोनोफॉस्फेट्स हैं, एक एक फॉस्फेट ग्रुप है। These nucleotides are linked with one another by phosphodiester linkages. नेक्स्ट पॉइंट, इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनाती हैं। नंबर 6, 2 न्यूक्लियोटाइड्स हो तो उसको डाइन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल हो तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। यहां पर पॉज करें और यहां तक की रीडिंग कर ले बेटा अपनी किताब से। डन? आगे जाइए। एरविन चारगैफ, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एरविन चारगैफ। पुत्र इस बंदे ने बताया कि यार एडिनिन की जो क्वांटिटी है वो थायमीन की क्वांटिटी के इक्वल निकलती है। एडिनिन की क्वांटिटी थायमीन की क्वांटिटी के इक्वल निकलती है। ये किसने बताया? एरविन चारगैफ ने। एरविन चारगैफ ने ये बताया कि एडेनिन की क्वांटिटी थायमीन की क्वांटिटी के इक्वल निकलती है जब भी मैं डीएनए को टेस्ट करता हूं। और उसने ये भी बताया कि गुआनिन की क्वांटिटी साइटोजीन के इक्वल निकलती है। तो आपने याद रखना है एट जीसी
एट जीसी, एट से मुराद एडेनिन की क्वांटिटी थायमीन के इक्वल है, गुआनिन की क्वांटिटी साइटोजीन के इक्वल है। गुआनिन की क्वांटिटी किसके इक्वल है बेटा? साइटोजीन के इक्वल है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? नेक्स्ट, अगला आए दो लोग, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन बेटा एक टेक्निक है जिस टेक्निक का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसमें एक्सरेज के इस्तेमाल से हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स पता कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के शेप्स पता कर सकते हैं। पुत्र इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। Who used the technique of X-ray diffraction to determine the structure of DNA? तो मेरे बच्चे कहेंगे मॉरिस विल्किंस। तो बच्चों, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, इन दोनों ने टेक्निक ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पता किया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पता किया। क्लियर हो गया? एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम में बेटा जेम्स डेवी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ओ गॉड, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल 10th वाला। तो जेम्स डेवी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने भी मॉडल ऑफ डीएनए पेश किया। यहाँ पर फिर पॉज करें और इतनी इंफॉर्मेशन को पढ़ लें, निशान लगाएं किताब पर। मैं पॉज करके बोर्ड को मिटाकर नया लिखकर दोबारा हाजिर हो रहा हूँ। आप लोग भी पॉज करके इसको यहाँ तक रीडिंग कर लो, वरना ऊपर वाली चीज़ें फिर भूल जाती। जी बच्चों, डीएनए का टॉपिक चल रहा है। अब हम कर रहे हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। 2 अदद स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड। अब यहां भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। तो जनाब पहला पॉइंट, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं जो कि कॉइल्ड है अराउंड ईच अदर। अब ये वाला एक स्ट्रैंड अगर यूं है तो दूसरा स्ट्रैंड यूं है, तो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड है। एक दूसरे के ऊपर क्या है मेरा बच्चा? कॉइल्ड है। अच्छा भाई, बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब मुझे एक न्यूक्लियोटाइड दोबारा सारी ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास शुगर है और ये शुगर का फर्स्ट प्राइम था, तो फर्स्ट प्राइम के साथ कौन जुड़ी हुई है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये था 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और यहाँ है 5 प्राइम। या चलो मैं पूरे कार्बन्स बनाकर अपने बच्चों को चेक ही करवा देता हूँ। क्या याद करोगे आप लोग हैं? तो मैं अपने बच्चों को, सॉरी बेटा मैं माइक ही भूला हुआ था लगाना, अब मैंने लगा लिया। खैर इतना कोई ख़ास नहीं था, ठीक है। इस तरह के ब्लंडर्स हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा भी सुनो, अब मैं अपने बच्चों को एक पूरी न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करके दिखाने लगा हूँ। लो जी, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, ये 3 प्राइम, 4, 5, यहाँ ऑक्सीजन थी, याद है ना। अब चूंकि ये डीएनए है तो मुझे यहाँ पर दोनों H बनाने, इधर OH नहीं लगाना। ये हो गई डीऑक्सी राइबोज शुगर बना ली। इसके साथ लगी हुई थी पुत्र नाइट्रोजनस बेस, उसको मैं N.B. लिख रहा हूँ।
खैर है, डन। अच्छा, फिफ्थ के साथ लगा हुआ था, इसके 2 अदद H थे, डन। और OH छीन कर हमने ATP में सामने फॉस्फेट लगाया था, मैं यहां लगा रहा हूं पुत्र। तो ये लो जी, फॉस्फेट मुकम्मल हुआ, डन। अब इसी तरह मैं एक दूसरी न्यूक्लियोटाइड नीचे बनाने लगा हूं। फर्स्ट प्राइम, ये है फोर्थ प्राइम, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड। फर्स्ट को मैंने आपस में जोड़ लिया और यहां मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजनस बेस। इसकी भी नाइट्रोजनस बेस को जरा इधर ले आते हैं, नाइट्रोजनस बेस, डन पुत्र। अच्छा, इसका जो फिफ्थ प्राइम है सेम इसी तरह एक ऑक्सीजन, फास्फोरस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, -1, ये भी -1, और इसका जो O है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा बेटा। दूसरे लफ्जों में ये वाला जो बॉन्ड है ये ऊपर वाली शुगर के 3 प्राइम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है। ये देखें, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है जिसने किसको जोड़ा है? 2 अदद न्यूक्लियोटाइड्स को इसने आपस में जोड़ा है। तो जी हाँ, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अच्छा, अब ऊपर वाली की 3 प्राइम से जुड़ा हुआ होगा और नीचे वाले के 5th प्राइम से जुड़ा हुआ होगा। ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि मैंने आपको एक रफ सा स्केच बनाकर दिखाया है। अच्छा, अब आप नोट कर रहे हो कि इसमें शुगर्स जो है वो सीधी लगी हुई हैं बेटा। शुगर्स जो हैं वो सीधी लगी हुई हैं। अब अगर मैं सीधी शुगर से मुराद कि मैं ये कहूं कि जी मेरे पास एक स्ट्रैंड है, तो जनाब मेरे पास ये एडेनिन लगा हुआ है जी, थायमीन है जी, और साइटोसिन है जी, और वो गुआनिन है, और उनमें मैं मारकर ही मेरा जा पड़ा, इतना मैं जज्बात में आ गया था। अच्छा भी सुनो, अब अगर मैं ये कहूं कि इनमें सीधी शुगर्स लगी हुई हैं, सीधी शुगर्स, तो सीधी शुगर के लिए मैं लिखूंगा कि ये 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम है। इसकी डायरेक्शन मैं कर दूंगा कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की जानिब शुगर सीधी लगी हुई। शुगर्स क्या लगी हुई बेटा? सीधी लगी हुई है। दोबारा सुन लो कि अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरह जोड़ता जाऊं और न्यूक्लियोटाइड्स के सामने लिखता जाऊं, ये T है जी, तो ये गुआनिन है, तो ये साइटाडीन है, गॉट इट। और यहां लिख दूं कि मैं ये 5 to 3 प्राइम जुड़ी हुई, तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर सीधी शुगर्स हैं। अंदर क्या है मेरा बच्चा? सीधी शुगर्स। याद रहे, इसका जो सामने वाला स्ट्रैंड होगा ना, जो सामने वाला जो स्ट्रैंड है, उसके बारे में वर्ड इस्तेमाल होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल से मुराद के इधर वाला स्ट्रैंड पुत्र शुगर्स उल्टी होंगी, वो होंगी 3 प्राइम to 5 प्राइम। समझ आइए? एंटी पैरेलल से मुराद के इधर वाला स्ट्रैंड बिल्कुल उलट होगा। अगर ये देखो, अगर इस मार्कर की कैप ऊपर है और ये चीज़ नीचे है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो सामने वाले स्ट्रैंड बेटा वो यूं होगा कि जिसका प्राइम 5 प्राइम उसके इधर होगा और 3 ऊपर होगा। गॉट इट? तो जब दोनों मार्कर्स को मैं यूं रखूंगा, ये देखो दोनों की कैप्स देख लो कि कहाँ है, इसकी कैप अपर डायरेक्शन में और इसकी
लोअर डायरेक्शन में, तो ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल कहलाएंगे। अब याद रखना कि डीएनए के अंदर हमेशा अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। कहां से कहां होगा बेटा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। क्लियर हो गया? तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं which are coiled around each other and both are anti-parallel to each other। और हाँ, याद रखना एंटी पैरेलल तो है ही, लेकिन इसकी एडेनिन के सामने वाले की हमेशा थायामीन आएगी, थायामीन के सामने हमेशा एडेनिन आएगी, और गुआनिन के सामने हमेशा साइटोजीन वाली न्यूक्लियोटाइड आएगी, और साइटोजीन के सामने हमेशा गुआनिन वाली न्यूक्लियोटाइड ही आएगी। एरविन चारगैफ ने कहा था कि एडेनिन इज इक्वल टू थायामीन एंड थायामीन इज इक्वल टू एडेनिन एंड गुआनिन इज इक्वल टू साइटोजीन एंड साइटोजीन इज इक्वल टू गुआनिन। एनी प्रॉब्लम हो? और फिर वो कह रहा है कि बोथ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पुत्र हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एक एडेनिन और सामने वाले थायामीन के दरमियान 2 अदद हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2। तो ये देखो मैं 2 अदद डॉटेड लाइंस बना रहा हूं, तो पता लगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। किसके दरमियान? एक स्ट्रैंड और सामने वाले स्ट्रैंड के दरमियान 2 अदद हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। जबकि बेटा सीजी या जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो उसको आपने ए और टी को दिखाना है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जी और सी को आपने करना है कितना? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा, और ये डॉटेड लकीरें होंगे। अच्छा, आपने ट्रिपल वर्ड नहीं यूज करना, ट्रिपल और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते। डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा वर्ड डबल और ट्रिपल किसके लिए? कोवलेंट बॉन्ड्स के लिए। तो मेरे बच्चों ने डबल और ट्रिपल नहीं कहना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जिक्र करना है। तो जी हाँ, बोथ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दैट इज ए और टी के दरमियान 2 है, जी और सी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। अच्छा भाई, टर्न, पुत्र टर्न किसे कहते हैं? बेटा जी ये आपके सामने है ना, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बच्चों जब वर्ड आएगा ना टर्न, तो टर्न का मतलब होता है बेटा एस शेप। टर्न का मतलब क्या होगा? एस शेप। मेरे बच्चे एक टर्न में 10 अदद बेस पेयर्स आते हैं। 10 अदद क्या आते हैं पुत्र? बेस पेयर्स। मतलब अगर मैं यूं करके देखूं तो ये, तो इसके अंदर एडेनिन, थायामीन, जीसी, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा बेस पेयर, ये चौथा बेस पेयर। याद रखें एक टर्न में, किसमें मेरे बच्चे? एक टर्न में, इसको आप 8 भी कह लो, कि एक टर्न में जो है वो 10 बेस पेयर्स आते हैं। तो देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आते हैं, और एक टर्न की ये बेस पेयर्स आते हैं, और एक टर्न की जो लेंथ होती है, इस टर्न की जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अभी गूगल कर लें कि ये मीटर में कितना होगा, तो वो होगा 3.5 × 10⁻⁹ मीटर। 3.4 नैनोमीटर्स। 3.4 नैनोमीटर्स। क्लियर हो गया बेटा? तो 3.4 नैनोमीटर्स के इक्वल है 34 एंगस्ट्रॉम की जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर्स के इक्वल है। 3.4 × 10⁻⁹ मीटर ये लेंथ ऑफ ईच टर्न है।
क्लियर हो गया? दोबारा सुन लें, वाटसन एंड क्रिक मॉडल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है. दीज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, बोथ आर एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल समझ गए होगी कि एक में शुगरें सीधी हैं तो दूसरे में शुगरें उल्टी हैं, उसी का उल्टा स्ट्रैंड है. एंड बोथ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स between adenine of one strand and thymine of other strand there are 2 hydrogen bonds, and between guanine and cytosine there are 3 hydrogen bonds of the 2 anti-parallel strands. 10 base pairs हैं each turn में, और एक लेंथ ऑफ टर्न कितनी है पुत्र? 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, दैट इज 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर. क्लियर हो गया? और अब इसके बाद वाली इंफॉर्मेशन, अच्छा फिर यहाँ पर पॉज करो, ये 6 पॉइंट्स बुक से रीड कर लो. मैं आ रहा हूँ नए बोर्ड के साथ, बस 5 मिनट और रह गए, घबराना नहीं है जनाब. आई एम बैक. बच्चों, अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज. एक खास स्पीशीज के लिए अमाउंट ऑफ डीएनए फिक्स्ड है. पूछे क्यों? क्योंकि डीएनए इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. तो जिस तरह हर स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर फिक्स है, इसी तरह हर स्पीशीज का डीएनए का अमाउंट क्रोमोसोम नंबर के मुताबिक उसका फिक्स है. उसका क्या है? फिक्स. तो बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. फिर पता ना, हमारे सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो स्पर्म में 23 होंगे, एग में 23 होंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ जर्म सेल दैट इज स्पर्म्स और एग्स इज हाफ टू दी सोमैटिक सेल्स. तो सोमैटिक सेल 2n होता है, तो ये हैप्लॉइड होंगे, दैट इज हाफ होंगे. तो 46 है. अगर ह्यूमन के सोमैटिक सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके स्पर्म या एग में 23 होंगे. डन जी. अब बेटा एक बॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, टेबल्स लाजमी याद करने हैं आपने अपनी बुक से, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपने टेबल्स लाजमी याद करने हैं. उनमें से MCQs आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अल मशहूर तरीन MCQs हैं टेबल्स में से. लो पुत्र, अब एक बॉक्स है, कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर. एक सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी स्टोर्ड हुई भी होती है किसमें? DNA में. इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टोर्ड इनसाइड DNA. पुत्र, एग्जाम्पल, एस्केरेशिया कोली. एस्केरेशिया कोली एक बैक्टीरियम है, इसमें सिर्फ 1 क्रोमोसोम है, इसमें सिर्फ 1 क्रोमोसोम है, जो मुश्तमिल है पेयर्ड स्ट्रैंड्स. क्या मेरा बच्चा? पेयर्ड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. डीएनए का पेयर्ड स्ट्रैंड है. डन. यानी कि 2 स्ट्रैंड्स आपस में, डीएनए हमेशा पेयर्ड स्ट्रैंड्स, यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर. अच्छा पुत्र, अगर मैं इसको खोल दूं तो एक स्ट्रैंड में, अगर मैं सिंगल स्ट्रैंड में देखूं, चलो 5 to 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड में देख लेते हैं. ईच स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स में, एक स्ट्रैंड में इन अ सिंगल स्ट्रैंड लीनियर ऑर्डर में, लीनियर से मुराद ऊपर से नीचे जा रहे हैं पुत्र, 5 मिलियन बेसिस मिलेंगी. 5 मिलियन बेसिस. अगर मैं, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये देखो दोनों एंटी पैरेलल मैंने रखे, तो अगर मैं इसकी बेसिस गिनूंगा तो वो 5 मिलियन बेसिस होंगी. तो दूसरे लफ्जों में 5 मिलियन पेयर्स हैं. क्या बेटा? 5 मिलियन पेयर्स हैं. अच्छा, अब जीन किसे कहते हैं? कहता है एक मुकम्मल प्रोटीन. एक मुकम्मल प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है वो 5 मिलियन बेसिस पर, 5 मिलियन बेसिस पर मुकम्मल प्रोटीन की इंफॉर्मेशन नहीं बेटा. कहता है सिर्फ सेवरल 100 बेसिस
कहता है अगर मैं यहाँ पर ATCG नीचे जाता जाऊं तो कोई कहता है कोई 100 बेसिस ईच होंगी, जिनमें कोई 100 बेसिस का ATGC, कोई कहता है कोई 100 बेसिस के यूनिट्स हैं, 100 बेसिस के यूनिट्स हैं जो इंफॉर्मेशन रखते हैं एक मुकम्मल प्रोटीन बनाने के। तो बस फिर एक पूरे क्रोमोसोम पर अगर मेरे पास लंबा सारा धागा है तो उस धागे के छोटे छोटे पोर्शंस, चलो ये देखें मेरी फिंगर, हो सकता है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अगर 100 बेसिस आ रही हैं तो वो एक प्रोटीन को कंट्रोल कर रही हों, तो अगली 100 दूसरी प्रोटीन को, उससे अगली 100 अगली प्रोटीन को। तवज्जो है बेटा? तो पता ये लगा कि सेवरल 100 बेसिस कंट्रोल्स या हैव द कोड्स टू मेक वन मुकम्मल एक कंप्लीट प्रोटीन। तो दैट इज कॉल्ड, दैट यूनिट इज कॉल्ड जीन। तो उसे क्या कह देंगे? जीन। सो दैट इज वाई जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखा आपने, मैंने कहा था ना जीन पार्ट ऑफ डीएनए है। डीएनए का वो हिस्सा जो चंद 100 या इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्रोटीन कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स का कोड्स होगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? जीन। पुत्र एग्जैक्ट वैल्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जेनोम ऑफ ई कोलाई का ऊपर मैंने राउंड ऑफ करके कह दिया था 5 मिलियन, और अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा हूं, और वो एग्जैक्ट वैल्यू है जनाब 4639221। 4639221 बेस पेयर्स मौजूद हैं एस्केरिशिया कोली बैक्टीरियम के क्रोमोसोम में। और इतने बेस पेयर्स पुत्र इतनी प्रोटीन्स की जीन्स रखते हैं। तो अब आप कह लो कि जीन्स हैं, द जीन्स फॉर 4288 यानी 4288 4288 प्रोटीन्स की जीन्स के अंदर 4639221 बेस पेयर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल हाजिर होऊंगा मैं RNA के साथ। सर अफजल के लिए दुआएं करते रहिएगा, ठीक है बेटा, मेरे लिए, और मैं आप लोगों के लिए करता रहता हूँ। अल्लाह करीम आप लोगों को ढेरों ढेर खुशियाँ दे और हमेशा सेहतमंद रखे। सेहत बहुत बड़ी दौलत है बेटा। ओके जी, खुदा हाफिज़।